हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स के भाग नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले पार्ट नंबर 7 तक हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया है, ग्राफ को डिस्कस कर लिया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, किस तरीके से उनके डेरिवेशन है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो जिसने अभी तक नहीं देखा है वो 1 से लेकर 7 तक यानी 1 2 3 इस तरीके से पूरे 7 लेक्चर तक कंप्लीट कर ले जाके देन इस पार्ट नंबर 8 में आए। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट किसी के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा नेचर ऑफ रिएक्टेंट किस तरीके से किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है ना, यानी किसी भी अभिक्रिया के दर को जो अभिकारक की सांद्रता है किस तरीके से प्रभावित करती है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ना है किसके बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो उससे हमारे अभिक्रिया की दर पर क्या फर्क पड़ता है, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो सेकंड नंबर पे हम लोग जानेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट का क्या फर्क पड़ता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड नंबर पे हम लोग ये पढ़ना है। थर्ड नंबर पे अपने को जानना है कि भाई सरफेस एरिया किस तरीके से अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। फोर्थ नंबर की अगर बात करें तो फोर्थ नंबर अपने पास है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के बारे में जानेंगे। कैटलिस्ट के थ्रू हम लोग ये भी जानेंगे आईएनएस इक्वेशन किस तरीके से जो है इस पे फर्क पड़ता है, टेम्परेचर का क्या है, ये सारी चीजें जानेंगे। इसके बाद पांचवा नंबर हम लोग को पढ़ना है टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारे रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर पर क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो 5 टॉपिक हैं, इन 5 टॉपिक को एक एक करके बहुत अच्छे से समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या करते हैं, इंक्रीज कर दें। तो आप खुद समझिए, अभिकारक की सांद्रता आप बढ़ा रहे हैं तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जितना ज्यादा कोलाइड करेंगे उतना ही ज्यादा उत्पाद बनेगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। इसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर को कौन है जो प्रूव करता है कि बढ़ेगी अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। तो एक तो रेट लॉ प्रूव करता है। कैसे, देखिए अगर हम लोग बात करें रेट लॉ की तो रेट लॉ हमें पता है R बराबर क्या होता है, K इनटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर है ना। अगर हम मान ले A गिव्स B बनना है हमारे पास, A हमारे पास रिएक्टेंट है और B हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, A अभिकारक है, B उत्पाद है। उस केस में हमें पता है कि अगर हम लोग n की वैल्यू 0 छोड़ के, क्योंकि अगर 0 रखेंगे तो किसी की पावर 0 1 होता है, तो इस केस में R K के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है यानी जो वेग स्थिरांक है वो डायरेक्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएं, जैसे n बराबर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको पता चलता है इस रेट लॉ एक्सप्रेशन से कि अगर हम लोग रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, इंक्रीज करता है, बढ़ता है, यानी कि अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। इसको कौन प्रूव करता है, इसको प्रूव करता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। और एक रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने सीखा था, चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कंसंट्रेशन में जो चेंजमेंट होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो भी इस चीज को बताता है। क्योंकि देखिए जितना ज्यादा कंसंट्रेशन चेंज होगा, मान लीजिए शुरुआत में क्या है, कम है, बाद में अगर ज्यादा हो जाती है, प्रोडक्ट के केस में ज्यादा होती है लेकिन रिएक्टेंट के केस में कम हो जाती है ना। तो उस चीज को भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए रिएक्टेंट की अगर नेचर की बात करें तो उसका नेचर क्या होता है, उसके फेज की बात करते हैं हम लोग। फेज क्या होता है भाई, 3 फेज हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, एक ठोस होता है, एक द्रव होता है, गैस होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग 3 जो है लेंगे, एक सॉलिड लेंगे, एक लिक्विड लेंगे और क्या ले लेंगे, गैस। एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड और जी फॉर गैस, ठोस, द्रव, गैस। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर किस तरीके से बदलेगी, किस तरीके से किसकी ज्यादा होगी, वो हम लोग बात करते हैं। तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी किसकी होगी, गैसियस वाले की होगी, उससे कम लिक्विड वाले की, और सबसे कम किसकी होगी, सॉलिड वाले की। यानी सबसे ज्यादा लिक्विड की होगी, सबसे ज्यादा गैसियस की होगी, उससे कम लिक्विड में होगी, सबसे ज्यादा और सबसे कम जो होगी हमारे पास किसके पास होगी, सॉलिड की होगी। अब हम लोग बात करते जरा ये गैसियस फॉर्म की सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्यों ज्यादा होगी, बात को समझिए। रेट ऑफ रिएक्शन जो गैसेस की इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि देखिए रेट ऑफ जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं क्या होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल्स दूर होंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफी वीक होगा, यानी कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। और जितना ज्यादा वो फ्रीली मूव करेंगे यानी कि मुक्त रूप से स्वतंत्र होते हैं कोलाइड करने के लिए, यानी कि आपस में टकराने के लिए, तो जितना ज्यादा टकराएंगे उतनी ज्यादा अभिक्रिया की दर बढ़ेगी।
तो इन दैट केस क्या होता है कि जो गैसियस है, अब चूंकि देखिए लिक्विड में क्या होता है, गैसियस के कंपैरेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो हमारा आकर्षण बल है वो बढ़ जाता है। आकर्षण बल बढ़ने की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल थोड़ा पास पास आ जाते हैं। जब मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो उतने अच्छे से नहीं टकरा पाएंगे जितना इन केस ऑफ गैसियस कर पा रहे थे। और सॉलिड में ये चीज बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से सारी चीजें जो है इतनी अच्छे से वो कोलाइड नहीं कर पाते और प्रोडक्ट हमारा ज्यादा बन नहीं पाता। तो हमको ये फेज के रूप में समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा गैसेस मॉलिक्यूल में होगा, देन उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग बात करेंगे सेकंड फेज, हम लोग जो है बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन का मतलब दो टाइप के सॉल्यूशन हम लोग को पढ़े होते हैं जनरली, एक होमोजीनियस होता है और एक हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन होता है। अगर हमारे पास होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन है और हेटेरोजीनियस केमिकल रिएक्शन है, तो होमोजीनियस जो केमिकल रिएक्शन है उसकी हेटेरोजीनियस केमिकल रिएक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है। यानी आप कह सकते हैं कि जो होमोजीनियस है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन हेटेरोजीनियस के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। होमोजीनियस को हम लोग समांगी बोलते हैं, हेटेरोजीनियस को हम लोग विषमांगी बोलते हैं। अच्छा, होमोजीनियस में क्यों ज्यादा होती है? देखिए, अगर होमो का मतलब होता है सेम यानी एक समान, और हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग। तो अगर होमो है तो होमो के केस में क्या होगा, एक समान होंगे तो एक समान का मिक्स होना आसान होता है। मान लीजिए अगर दोनों गैसियस मॉलिक्यूल हैं तो गैसियस मॉलिक्यूल दोनों अगर हैं तो आपस में टकराना उसका आसान होगा। लेकिन एक गैसियस है, एक ठोस मतलब सॉलिड है, तो उसका आपस में जो है कॉम्बिनेशन अच्छा बन नहीं पाएगा। तो जिस केस में यहाँ पर हेटेरो में कम होती है रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन होमो के केस में ज्यादा होती है। लेकिन अगर वो कहीं होमोजीनियस गैसियस कॉम्बो हो गया है ना, गैसियस सॉल्यूशन हो गया, यानी कि होमोजीनियस भी है गैसियस भी है, तो उस केस में तो भैया चार चांद लग जाएंगे। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, थर्ड हम लोग बात करते हैं, थर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में, केमिकल नेचर के बारे में। केमिकल नेचर किसी भी रिएक्टेंट जो रिएक्शन को किस तरीके से अफेक्ट करता है उसको भी हम लोग को समझना होगा। केमिकल नेचर का क्या फंडा है? देखिए, अगर कोई भी कंपाउंड केमिकली जो है क्या है, स्टेबल है, यानी कि पूरी तरीके से स्टेबल है, यानी स्थायित्व, अगर वो स्टेबल है तो फिर वो रिएक्शन नहीं करने जाएगा। अच्छा, ये जो स्टेबिलिटी का जो प्रोसेस होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं? हमें पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो होते हैं वो नोबल ग्रुप होते हैं, यानी कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ज़ीनॉन हो गया। यानी जो हेलोनिना 18th ग्रुप के जो सीरीज के जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं उनके वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और वो किसी से रिएक्शन नहीं करते। इसका मतलब साफ साफ समझ में आता है कि जो स्टेबल हैं, जो केमिकली स्टेबल हैं, वो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होगा उसकी केमिकल स्टेबिलिटी के। केमिकल स्टेबिलिटी यानी CS और केमिकल स्टेबिलिटी, यानी जितना ज्यादा वो स्टेबल होगा उतनी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। यानी एक बात बताइए कि अगर कोई बंदा सक्सेस पाना चाहता है तो सक्सेस पाने के लिए एफर्ट डालेगा, तो अभी उसके पास अभी वो एफर्ट डाल रहा है, यानी कि उसको चाहता है कि हमें सक्सेस मिले, अभी मिली नहीं है, तो अभी वो जब तक सक्सेस मिली नहीं है तब तक वो स्टेबल नहीं है। लेकिन वो धीरे धीरे मेहनत करेगा तो अभी वो रिएक्टिविटी का मतलब ये होता है, रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो जिंदगी में एफर्ट डाल रहा है। और सक्सेस पर्सन स्टेबल होते हैं तो वो एफर्ट डालते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो उनका एफर्ट उस बंदे के कंपैरिजन में कम हो जाएगा जो अभी रनिंग में है, प्रोसेस में है, यानी उसको अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। उस केस में आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो केमिकल स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। सरफेस एरिया का मतलब होता है सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? तो सतह क्षेत्रफल अगर हम लोग सरफेस एरिया को बढ़ा दें तो इससे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सपोज करिए हमारे पास हमको दवा खानी है, तो नॉर्मली अगर हम लोग को दवा खानी होती है तो हम लोग नॉर्मली दवा खा लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, उस दवा को पीस लें, बचपन में जो बच्चे होते हैं उनको दवा को पीस के खिलाया जाता है ताकि वो दवा आसानी से उनके पेट में घुल जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो, उगले ना। ठीक है, हम बड़े जो लोग होते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो आराम से गटक जाते हैं। लेकिन अगर वही उसका अगर मान लीजिए एक अपने पास पिल्स है, दवा कोई भी है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपली अगर खाना हो तो आराम से खा ले जाएंगे। लेकिन उसका सरफेस एरिया अगर बढ़ा दिया जाए तो वो पाउडर फॉर्म में अगर उसको कन्वर्ट कर लिया जाए तो ज्यादा हो जाएगा, वो यानी कि आसानी से हम उस चीज को खा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अपने पास क्या है, लकड़ी का। जैसे सपोज करिए अपने पास लकड़ी है और लकड़ी को अगर लकड़ी के गट्ठे टाइप के हैं अगर, तो उनको जलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर लकड़ी का यहीं पे बुरादा मिल जाए तो वो चीज आसानी से जल जाती है। आ रही बात समझ में? भाई लकड़ी को अगर हम लोग क्या करते हैं, उसका सिंपल सी बात है, उसका सरफेस एरिया अगर लकड़ी का बुरादा है तो उसका सरफेस एरिया, इसका मतलब क्या है, बढ़ गया है। और अगर सरफेस एरिया बढ़ गया यानी कि वो तेजी से जल पाएगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आप एक प्रकार से बोल सकते हैं सरफेस एरिया बढ़ने पे बढ़ जाता है।
बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। एक एग्जांपल और आ रहा दिमाग में, जैसे कि सपोज करिए अपने पास नमक है, रॉक सॉल्ट है, यानी कि खड़ा नमक है। अगर खड़े नमक को हम पानी में डाल दें तो वो इतनी आसानी से नहीं घुल पाता, लेकिन घरों में जो हम लोग के पास टाटा सॉल्ट होता है या नॉर्मल जो सॉल्ट होते हैं, नमक होते हैं, उनको हम लोग अगर पानी में डाल दें, पाउडर फॉर्म में होते हैं, तो आसानी से घुल जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हम लोग समझ पा रहे हैं कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट अगर हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो थ्योरेटिकली है और काफी टफ भी है, तो हमें क्या करना है, अच्छे समझना है, कहीं कोई दिक्कत ना हो, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैटलिस्ट के बारे में। सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कैटलिस्ट होता क्या है। कैटलिस्ट को हिंदी में उत्प्रेरक बोलते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, यानी खुद शामिल नहीं होते, वो क्या करते हैं, इन्वॉल्व ना होके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। यानी बेसिकली उत्प्रेरक वो होते हैं, यानी कि किसी भी अभिक्रिया में शामिल ना होके अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं। तो अगर अभिक्रिया के दर को बढ़ा रहे हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग कैटलिस्ट का और क्या काम होता है। कैटलिस्ट एक वर्ड आ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको क्या कर देते हैं, इसको डिक्रीज कर देते हैं। जो हमारे पास कैटलिस्ट है यानी जो उत्प्रेरक है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, घटा देता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं संकीर्ण ऊर्जा, संकीर्ण ऊर्जा को घटा देता है। अब ये वर्ड हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आने वाले समय में इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस करना है, यानी इसके बाद हम लोग जब डिस्कस करेंगे। आर्हीनियस जो नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रिय ऊर्जा के बारे में बताया था। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हर रिएक्टेंट को एक प्रकार से, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी का बैरियर है, एक वो ऑब्स्टेकल है, एक वो कठिनाई है जो हर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए पार करना पड़ता है। यानी कि अगर उनको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना है तो उस केस में आपको उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, उस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को, यानी कि उसके प्रकार से दीवार टाइप की है, इसको आपको पार करना पड़ेगा। सपोज करिए हमारे पास ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी का एक बैरियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है और यहाँ पर ये रिएक्टेंट है और यहाँ पर ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अब इस बंदे को, बंदा बोले तो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को अगर मान लीजिए प्रोडक्ट में जाना है तो सबसे पहले वो इस एनर्जी बैरियर तक यहाँ तक पहुंचेगा, इसके टॉप तक, इस पोजीशन तक जाएगा, फिर उस पोजीशन के बाद उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होगा। तो यानी कि उसको बेसिकली यहाँ से यहाँ जाने के लिए पहले आपको ये चीज को पार करनी पड़ेगी ना। या एक प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में आप ये समझिए कि एक प्रकार से यहाँ पर ये मान लीजिए एक प्रकार से बंदे हैं, दौड़ाए जाते हैं किसी रेस में, और एक प्रकार से दीवार है, इस दीवार को जो फांद लेगा वही विजेता होगा, जो इस दीवार को फांद ले जाएगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बेसिकली जो भी रेस में उसको मेडल मिलना है वो मिल जाएगा। लेकिन उस दीवार को जो पार नहीं कर पाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए है। अब यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी घटाने का मतलब क्या है, अब सपोज करिए एक्टिवेशन एनर्जी अभी इतनी थी, अब इसने क्या करा, इस कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को इतनी थी अब इतनी कम कर दी, तो अब बेसिकली रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में भाई, एनर्जी बैरियर हमारा कम हो गया ना। अगर एनर्जी बैरियर कम हो गया इसका मतलब अब उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उतना आपके सामने उतना बड़ा सर्कमस्टेंसेस नहीं है जितना पहले था। तो उस केस में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में थोड़ी सी क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। और अपन लोग जानते हैं कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर बनना है, प्रोडक्ट अगर इजीली बन रहा है और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उस केस में हमें पता है कि भाई कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अब हमारे पास एक वर्ड आता है जो कि हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग को बेसिकली क्या इसके बारे में डिस्कस करना है, टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करना है। तो किसी भी अगर हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस तरीके से इंक्रीज करती है, ये कंफर्म है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, ये कंफर्म है। अब यही चीज हमने जाना कि आगे टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन से डायरेक्ट तो कोई रिलेशन होता नहीं है। अब यही चीज समझना है अपने को, एक रिलेशन होता है K = A e की पावर माइनस का EA/RT। अब ये रिलेशन के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने पे यानी ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। ध्यान से देखिए होता क्या है, होता कुछ यूं है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे देखिए अगर ये चीज बढ़ाते हैं तो ये चीज अगर बढ़ाएंगे देखिए ये चीज बटे में, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोलते हैं आर्हीनियस इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, आर्हीनियस, आर्हीनियस इक्वेशन है अपने पास, ARRHENIUS इक्वेशन है हमारे पास, और आर्हीनियस नाम के एक साइंटिस्ट ने ये इक्वेशन दी थी। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। K क्या होता है, K होता है वेलोसिटी कांस्टेंट जिसको हम लोग वेग स्थिरांक बोलते हैं।
एक हम लोग बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या बोलते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या आप बोल सकते हैं इसको आर्हीनियस कांस्टेंट, यानी आर्हीनियस नियतांक भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है? ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी, हिंदी में सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट, ठीक है। टी क्या होता है? टेम्परेचर होता है। अब ध्यान देखिए, टेम्परेचर अगर आपने पढ़ाया तो ये चीज अगर बढ़ाएंगे तो देखिए ओवरऑल क्वांटिटी, ये वाली जो क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि बटे में अगर कोई चीज बढ़ती है तो ओवरऑल क्वांटिटी घट जाती है। जैसे सपोज करिए हमने बोला 1/2 है और 1/4 है, तो कौन बड़ा है? ये या ये? जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली 1/2 बड़ा होगा, क्योंकि 4 जो है वो बटे में है। अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में होती है, हर में होती है, तो एक्चुअली में छोटी होती है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो बटे में इसका मतलब ओवरऑल क्वांटिटी ये चीज क्या है? छोटी हो रही है। लेकिन उसके आगे लगा माइनस है, तो एक प्रकार से छोटी है, और माइनस यानी उल्टा हो जाएगा, माइनस माइनस एक प्रकार से प्लस होता है, तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर ये क्वांटिटी बढ़ गई, इसका मतलब के भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। के क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो के बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो के बढ़ रहा है। डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन तो हमारे पास नहीं बढ़ रही है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पे हमारे पास के इंक्रीज हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, आर बराबर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है क्या होता है? के इंटू कंसंट्रेशन ए की पावर ऑर्डर होता है। भाई ये चीज हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन से जानते हैं कि R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसकी पावर ऑर्डर। तो अगर हम लोग क्या करें, K अगर बढ़ाएंगे तो K बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो R है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर किस तरीके से क्या होती है? बढ़ती है। तो ये उस पूरा ये बेसिकली पूरा एक इंट्रोडक्शन था, किस तरीके से हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करते हैं, क्या क्या चीजें आप लोग सीखनी है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी का वो बैरियर होता है जो हर रिएक्टेंट को क्रॉस करना होता है प्रोडक्ट को कन्वर्ट होने में। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। इंग्लिश में अगर बोले तो किस तरीके से बोलेंगे? दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अरे बात समझे? तो आई थिंक समझ में आ गया होगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी में हम लोग कुछ ग्राफ पढ़ने होंगे, हम लोग को जानना होगा। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को जानना है। तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इस एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सबसे पहले अपने को करना क्या है कि एक पतीली लेनी है और उस पतीली में सिंपली अपने को पानी लेना है। पानी लेने के बाद उसमें जो भी रिएक्टेंट अपने को डालने होते हैं, फॉर एग्जांपल जो चाय है, चीनी है, इसके अलावा दूध है ना, ये सारी चीजें अपने को डालनी होती है। तो अब जिस टेम्परेचर पे, भाई अभी अपने पास रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर पे तो हमारी चाय बन नहीं जाएगी। रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? जो हमारे पास रिएक्टेंट हमारे पास पड़ा हुआ है, नहीं। रूम टेम्परेचर 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? हीट अप करना पड़ेगा, यानी इसको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब जब टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा होगा, यानी कि वो जो टाइम जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, यानी वो एनर्जी बैरियर, इसी को हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यानी वो पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर रिएक्टेंट का काम खत्म हो रहा होता है और प्रोडक्ट का काम चालू हो रहा होता है। आ रही बात समझ में? हमें एकदम से प्रोडक्ट तो मिल नहीं जाता। सबसे पहले क्या होता है? वो प्रोडक्ट धीरे धीरे ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद ही हम लोग क्या कर पाते हैं? चाय को पी पाते हैं। आई थिंक आपको एग्जांपल समझ में आएगा, नहीं तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग ग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो चीज, पहले लोग ग्राफ पढ़ना। अच्छा, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, इरिवर्सिबल। उसके बाद अपना टारगेट होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी पढ़ें। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कि जब हमारा केवल सिंपल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड नहीं हो रही, सिंपली फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो देखिए एक इधर साइड में क्या ले रहे हैं? रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस है इधर साइड हमारे पास। और सेकंड नंबर पे अपने पास क्या है? सेकंड नंबर पे इधर साइड एनर्जी है, एनर्जी। क्लियर है यहाँ पे? तो हमारे पास सेकंड नंबर पे यहाँ पे एनर्जी, मतलब वाई एक्सिस में हमारे पास एनर्जी है और एक्स एक्सिस में रिएक्शन प्रोग्रेस है। अब ध्यान से समझने वाली बात होगी कि यहाँ पर ये जो हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी, शुरुआत में हमारे पास प्रोडक्ट बनानी है, तो शुरुआत में हमारे पास रिएक्टेंट होगा इक्वल टू, यानी कि जब हमारी स्टार्टिंग होगी, एक प्रकार से ये जो वो टाइम है जब स्टार्टिंग हो रही होगी रिएक्टेंट की, यानी कि रिएक्टेंट के पास खुद की भी कोई ना कोई तो एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट का खुद कुछ ना कुछ तो मास होता है ना। अगर मास है तो एनर्जी तो होनी तय है, यानी कि अगर उसके पास ई आर का मतलब क्या है? ई आर है हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी। इंपॉर्टेंट बात है, एनर्जी किसकी? रिएक्टेंट की। इसके अलावा अपने पास क्या है? एक एनर्जी बैरियर है। ये अपने पास क्या है? एनर्जी बैरियर, यानी कि इस ऑब्स्टेकल को पार करना है किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, इसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ वर्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि इसी को हमको क्या करना है? पार करना है। अब यहाँ से क्या होगा? रिएक्टेंट यहाँ से चलेगा, यानी कि बेसिकली क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें हीट अप करना पड़ेगा, क्योंकि अभी नॉर्मल अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे तो यहाँ पे है वो ऑलरेडी,
तो हम हीट करेंगे तो वो हीट करने के बाद रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। अब हीट करने पे क्या होता है, जब हम किसी भी रिएक्टेंट को हीट करेंगे तो उसमें जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी देने का मतलब आपको हीट देना पड़ रहा है, तो हीट दे रहे हैं तो बॉन्ड टूट रहे हैं, तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे। उसके बाद यहाँ पर वो पहुंच चुका है, यानी इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंच चुका है। फिर धीरे से क्या होगा, ये चीज ये फिर प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा, और प्रोडक्ट बनने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये चीज नीचे आने स्टार्ट होगी। ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है, और ये फिर धीरे धीरे एनर्जी को रिलीज करेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट होगा तो वो चीज वहां तक पहुंच चुकी है। जब देखिए अगर चाय बनानी होती है तो उबाल देनी पड़ती है, और उबाल देने के बाद फाइनली उसको ठंडा करना पड़ता है ताकि हम उसको आराम से पी पाए। तो यहाँ पर वो उबाल वाला पॉइंट ये है, और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग नीचे जैसे हम लोग को जब पीने वाली जो प्रोडक्ट हमको पीना है उस केस में क्या करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, दैट काइंड ऑफ कि हम लोग प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर पाए अपने। तो चूंकि देखिए यहां से हमारे पास जो है ये अगर बात करें, देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डॉट डॉट कर देते हैं। तो आपने क्या करा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने एनर्जी दी है। तो यहां से आप एनर्जी दे रहे हैं, तो ये जो आपने एनर्जी दी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ये पूरी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी केवल इतनी है क्योंकि इस यहां तक तो इसके पास ऑलरेडी एनर्जी थी, इस रिएक्टेंट के पास एनर्जी यहां तक ऑलरेडी थी। इस पॉइंट से आप यहां तक दे रहे हैं, इसके मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। क्लियर है बात। और ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। भाई ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है। अब देखिए यहां से लेकर ये यहां तक आया, तो ये जो गैप है, तो यहां पर ये गैप हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट का गैप हो जाएगा ना। तो अब हम लोग समझना होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी हमने मान लीजिए सपोज करिए 50 दिया, और हमारे पास जो एनर्जी रिलीज हुई कितनी रिलीज हुई, 10। 50 एनर्जी हमने दिया, 10 एनर्जी रिलीज हुई, तो ओवरऑल हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 40 एनर्जी हमको और सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि हमारी रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो पाए, रिएक्टेंट जो है हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। इसका मतलब ये कौन, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एंडोथर्मिक केमिकल सिंपली सीआर मतलब केमिकल रिएक्शन है एंडोथर्मिक। इस केस में हमारे पास जो डेल्टा एच होता है उसकी वैल्यू कितनी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। डेल्टा एच हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और डेल्टा एच आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट की जो हमारे पास एंथैल्पी है, डेल्टा एच को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी कि एंथैल्पी क्या होती है, पर मोल जो एनर्जी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा हमारे पास, एच, और यानी कि हमारे पास एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यानी प्रोडक्ट में से अगर हम रिएक्टेंट को जो है क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते तो हमें पता चल जाएगा कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास पॉजिटिव ऐसे होगा, सिंपल सी बात है, 50 आपने दिया है, 10 में रिलीज हो गई है, तो 50 में से 10 घटा देंगे, सिंपली क्या हो जाएगा, निकल आएगा। किस तरीके से हम लोग एंथैल्पी को निकालते हैं। अच्छा इसके अलावा देखिए ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये गैप ज्यादा है, हाँ, और ये गैप हमारे पास, ये गैप ज्यादा है, जबकि ये गैप हमारे पास क्या है, कम है। भाई ये वो पॉइंट है जिसमें प्रोडक्ट हमारा बन चुका है, और ये वो पॉइंट जब ऑलरेडी वो था पहले से ही, ठीक है। तो ये इस गैप में से आप इस गैप को घटाएं, यानी कि आप अगर आपको एंथैल्पी निकालनी है तो आप ईपी माइनस ईआरबी कर सकते हैं। यानी प्रोडक्ट की एनर्जी को रिएक्टेंट की एनर्जी से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एंथैल्पी है उसको निकाल सकते हैं। क्लियर है बात। तो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों होता है, ये ग्राफ आपको आई थिंक समझ में आया होगा, एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पर ये वो समय है जब हमारे पास रिएक्टेंट बिल्कुल अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है, और यहाँ पर रिएक्टेंट के पास खुद की एनर्जी होगी, तो इसलिए यहाँ पे है। फिर उसके बाद ये हमारे पास एनर्जी बैरियर है, जिसको हम लोग ये पूरी यहाँ से यहाँ तक थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसको बोलते हैं, और इसी को हमको पार करना है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको हीट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर पहुंचेगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। केवल इतना ही हुआ है, ठीक है। इस केस में हमको साफ साफ समझ आ रहा है कि ये जो गैप है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गैप हमारे पास क्या कहलाता है, एपी कहलाता है, ठीक है। अच्छा अगर हमको मान लीजिए पूरी ये थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू निकालनी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, थ्रेशोल्ड जो एनर्जी है वो हमारे पास बराबर हो जाएगी, ध्यान से देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस ये जो हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी है। क्लियर है। अच्छा ये हमारे पास क्या है, जिस तरीके से ये ईआर है, इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जब प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा होगा प्रोडक्ट में, वो वाला गैप हमारे पास हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर ये चीज आपको निकालनी है तो आप क्या कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड में से ईपी को घटा दीजिए, तो ये वाला गैप आपको निकल आएगा। तो ये हमने कॉन्सेप्ट बताया इरिवर्सिबल रिएक्शन में, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के लिए। इसी तरीके हम लोग बात करेंगे। सो हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस कर चुके हैं, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन को, है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। अब हम लोग बात करेंगे कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के लिए ग्राफ किस तरीके से हम लोग प्लॉट करते हैं, देन उसके बाद हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब हम लोग बात करेंगे उसी इरिवर्सिबल रिएक्शन में
एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ना बात किसकी करने जा रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हमारे पास होती है तो हम लोग किस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो उसमें अगर समझ में ना आया हो तो उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास सेम चीज होगी, हमारे पास इधर साइड रिएक्शन प्रोग्रेस है, रिएक्शन प्रोग्रेस है इधर साइड, और सेकंड नंबर पे हमारे पास ऊपर क्या होती है, ऊपर हमारे पास एनर्जी होती है, एनर्जी, एनर्जी इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ। तो अपने को पता है कि रिएक्टेंट के पास खुद की एनर्जी तो होनी है, क्योंकि मास है तो एनर्जी तो होगी ही, यानी कि रिएक्टेंट के पास खुद की एनर्जी है, और ये अपने पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यानी कि एनर्जी का वो बैरियर जो हर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट करने के लिए जाना पड़ता है, वहां इस एनर्जी बैरियर को पूरा करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप ध्यान से देखिए सेम चीज है कि भाई रिएक्टेंट सबसे पहले क्या जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ये रिएक्टेंट पहले यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इस एनर्जी बैरियर के पहले टॉप तक जाएगा, फिर उसके बाद अच्छा यहाँ तक जाएगा कैसे, अपने आप तो जाएगा नहीं, सबसे पहले हमें इसको हीट देना पड़ेगा, हीट देंगे, हीट देने के बाद बॉन्ड टूटेंगे, क्योंकि बॉन्ड टूटते हैं हीट देने के बाद, इसके बाद इस पॉइंट पर पहुंचेगा, और इस पॉइंट पे आने के बाद कुछ यूं होगा। सो हमारे पास ये, चूंकि ये जो गैप है हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। अब ध्यान से देखिए यार, यानी ये जो हमारे पास गैप है ये ज्यादा है, जबकि ये गैप हमारे पास क्या है, कम है। पिछले केस में क्या हो रहा था, पिछले केस में इसकी वैल्यू कम थी, इसकी वैल्यू ज्यादा थी, सॉरी इसकी वैल्यू ज्यादा थी, इसकी वैल्यू कम थी, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी यहाँ पे रिएक्टेंट की जो हमारे पास एनर्जी है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ये तो बोल रहे हैं कि भाई 70 जूल हमको क्या करना है, 70 जूल तो निकल रही है, लेकिन 50 जूल हमको देनी पड़ रही है, यानी जो डेल्टा एच होगा इस केस में क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा एच क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट की जो हमारे पास एनर्जी है माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। अब प्रोडक्ट की एनर्जी है माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, तो बेसिकली रिएक्टेंट हमारे पास ज्यादा है भाई, ये ज्यादा है ना, और ये हमारे पास कम है। ये गैप आपको ज्यादा दिख रहा है, ये गैप आपको कम दिख रहा है। तो जब ये चीज अगर ज्यादा है तो माइनस वाली अगर कोई चीज ज्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा, ये ओवरऑल क्वांटिटी हमारे पास क्या होगा, हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी, डेल्टा एच हमारे पास निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, डेल्टा एच निगेटिव होने का मतलब ये है कि यहाँ पर हीट जो है क्या हो रही है, रिलीज ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू जितनी हम लोग दे रहे हैं। क्योंकि देखिए 50 दे रहे हैं, 70 रिलीज हो रही है, इसका मतलब जो 70 अगर रिलीज हो रही है तो 50 तो इसके में काम में आ जाएगी, लेकिन 20 ओवरऑल फिर भी रिलीज हो ही जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने डिस्कस किया किसके बारे में, सेम इरिवर्सिबल रिएक्शन में, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। क्लियर है, डेल्टा एच किस तरीके से प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में। इस ईपी में से ईआर को अगर आप घटाएंगे तो ओवरऑल ईआर ज्यादा बड़ा, ये चीज अगर बड़ी, ये चीज छोटी है तो ओवरऑल माइनस आ जाएगा। पिछले केस में जस्ट उल्टा था, इसलिए ऐसा हो रहा था। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। सो अब हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो है एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले भाई सेम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर दो चीजें, दो वर्ड आएंगे, तो हम पहले बता दें दो वर्ड कौन कौन से आएंगे। एक आएगा EAF और एक आएगा EAB। अब EAF क्या है, EAF है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए अगर हम लोग कोई रिएक्शन लेते हैं, सपोज करिए हमने यहाँ पे लिखा N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3, ये रिएक्शन लिखा, अपने को पता है ये हैबर जो है प्रोसेस से रिएक्शन होती है, अपने को पता है। तो इस केस में देखिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दो एरो बने, इधर को भी बना इधर को भी बना। इसका मतलब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी, जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन काम करेगी। यानी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है। तो अभी तक हम लोग पिछले ग्राफ में इन दोनों पे ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि वहां पर काम ही नहीं था रिवर्सिबल, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन थी, केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा था। लेकिन इस बार बैकवर्ड आना है, यानी कि हमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी आना है। तो ग्राफ बार बार वही बनाएंगे हम लोग, फिर से वही ग्राफ बनाएंगे। बस इस बार फोकस हमें जो करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे करना है। सबसे पहले वही सेम चीज यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास एनर्जी है, क्लियर है बात, यहाँ पे हमारे पास एनर्जी है, और ये हमें पता है कि एनर्जी जो होती है रिएक्टेंट के पास खुद की कोई ना कोई एनर्जी होती है, और ये हमारे पास क्या है, ये इसका बैरियर है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से सेम जो हम लोगों ने बनाया था ग्राफ, बिल्कुल वैसे ही ग्राफ बनाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये अपने पास पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और अगर हम बात करें ये हमारे पास क्या होता है, ईपी होता है। ईपी मतलब प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है, भाई ये रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई, यहाँ से हमारे पास ER हो गया, ये ER हो गया, क्लियर है, और यहाँ से क्या हो गया, EP हो गया। लेकिन अब बात समझिए, अब रिएक्टेंट से अगर आपको पहले यहाँ तक जाना है तो सेम चीज है कि बॉन्ड को आपको तोड़ना पड़ेगा।
बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, हीटअप करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे आपको आना पड़ेगा। इस पॉइंट के बाद वो फिर धीरे धीरे क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट करेगा। एनर्जी रिलीज कब होती है, जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं। जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है। जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है। इस केस में एनर्जी देनी पड़ेगी, इस केस में एनर्जी रिलीज होगी। अब यहां से क्या है, पिछले जैसा ही ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखिए। यहां से रिएक्टेंट से यहां प्रोडक्ट तो बन चुका है ना, यहां से यहां तक आने के लिए। अब जब प्रोडक्ट बन चुका है, चूंकि अब प्रोडक्ट को फिर से रिएक्टेंट में जाना है, तो उस बंदे को पहले यहां तक, यानी रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट यहां तक बन चुका है, इस प्रोडक्ट को अगर आप इस एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक, यहां वर्ड मैं यूज कर रहा हूं एक्टिवेटेड है ना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोला है इसको हम। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक ले जाइए। अगर यहां तक वो पहुंच गया तो यहां तो अपने आप पहुंच जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप क्लियर है। तो यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वापस ले जाना पड़ेगा। तो वापस ले जाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, फिर से हीट देनी पड़ेगी ताकि वो वापस आए। सिंपल सी बात है, अगर यहां तक पहुंचाएगा तो फिर से हीट देंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट से फिर से वो रिएक्टेंट में जा रहा है, तो बैकवर्ड, यहां पर बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ये यहां से पहले यहां तक आप गए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईएफ बोलेंगे। क्यों, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। पहले रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बना है, अब यहां से पूरा यहां तक आ गया, फिर उसके बाद यहां से फिर से अगर मान लीजिए फिर वापस जाना है तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। यहां तक तो ऑलरेडी था, अगर यहां तक हम लोग पहुंचा दे तो वो फिर से वापस चला जाएगा। ये जो गैप है, ये जो पिछली बार हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे इस गैप के बारे में, इसको हम लोग बोलेंगे ईएबी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि यहां तक तो ऑलरेडी था, यहां तक पहुंचाने के लिए उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी गिवन रिक्वायर करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, वही हमारा क्या कहलाएगा, ईएबी कहलाएगा। बाकी ये हमें पता है ईएफ कहलाएगा। तो यहां से जो हमारे पास डेल्टा एच होने वाला है वो क्या होने वाला है, ईएफ में ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसमें हम लोग क्या करें, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमको एंथैल्पी पता चल जाती है। और ये अपने को पता है एंडोथर्मिक है। क्यों, क्योंकि देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन का गैप ज्यादा है, बैकवर्ड डायरेक्शन का जो गैप है वो कम है। यानी बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए वो ज्यादा है। यानी ये चीज ज्यादा है, ये यानी कि ये मोर है, ये लेस है। तो मोर में से लेस घटाएंगे, यानी ज्यादा में से कम घटाएंगे, तो जाहिर सी बात है वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। और डेल्टा एच पॉजिटिव आने का मतलब ये क्या है, यानी कि एंडोथर्मिक, कैसी है, एंडोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर है बात, एंडोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों है ये भी हम लोग समझ चुके हैं। और यहां से तो हमें दिख ही रहा है कि जो प्रोडक्ट है, यानी जो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से तो ही ज्यादा है ही, यानी कि अगर हम लोग प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटाएं तब भी हमें पता चल रहा है डेल्टा एच की वैल्यू क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। तो आई थिंक कांसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यहां से रिएक्टेंट से पहले प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से फिर से कैसे रिएक्टेंट में गया, इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, वो भी एंडोथर्मिक। क्लियर है। अब इसी में हम लोग इसका जस्ट उल्टा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये चीज समझ में आ गई होगी तो वो भी समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हमारे पास सेम चीज है, रिएक्शन प्रोग्रेस है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एनर्जी है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एनर्जी है, और वही सेम चीज हम यहाँ पर फिर बार बार बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसके बाद इसको एनर्जी आपको देनी पड़ती है ताकि बॉन्ड टूटे, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी से सप्लाई करनी पड़ती है। और उसके बाद फिर से क्या होगा, ये इस बार बस ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे क्या एक्चुअल में रिएक्टेंट से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, है ना। ये डिपेंड करता है कि कब ये चीज ज्यादा होती है कब कम होती है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना। कहीं पे रिएक्शन ज्यादा, जहां जो रिएक्शन कुछ रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। अगर बात करें हैबर प्रोसेस की, तो हैबर प्रोसेस में जब रिएक्शन होती है तो उसमें 24,000 कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, तो उस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन जिसमें एनर्जी कम रिलीज होती है उसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं। ओवरऑल हमको एनर्जी सप्लाई उसमें कर जानी पड़ती है। तो ये हमारे पास देखिए, इस बार जो हमारे पास प्रोडक्ट की जो एनर्जी वो ईपी यहाँ इतनी है, यानी ईपी कम है और ईआर ज्यादा है, वो तो हम लोग समझ रहे हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात समझिए, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो पहले क्या होगा, यहां से लेकर पहले यहां तक जाएगा, पहले यहां से लेकर यहां तक जाएगा। तो यानी इस बार जो हमारे पास जो गैप है, तो गैप हमारे पास किसका ज्यादा होने वाला है, जो हमारे पास गैप है वो ज्यादा होने वाला है। देखिए ईएएफ तो केवल इतना ही होगा, देखिए रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट पर जाना तो ये ईएफ तो इतना ही होगा ना, समझ में आ रहा है। रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनाना है तो गैप तो इतना ही होगा, लेकिन जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, यहाँ पे आ चुका होगा, तो इस पॉइंट पे आने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, वापस यहाँ पर आने के लिए इतना गैप यानी इतनी एनर्जी और देनी पड़ेगी।
आ रही बात समझे भाई? जब तक आप इतनी यहां से लेकर यहां तक पहुंचाएंगे नहीं, यहां तक एनर्जी देंगे नहीं, तो हो नहीं पाएगा काम, क्योंकि फिर से वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन चुका है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वहां बनाना है, तो आपको इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और ये हो जाएगा हमारे पास EAB, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो गैप है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन का जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है वो बोल रहे हैं। और ये हमारे पास किसके लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है, यहां से लेकर यहां तक। अब आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो EAB है वो EAF से क्या है, ज्यादा है, लेकिन अपने को पता है कि जो डेल्टा H होता है वो क्या होता है, डेल्टा H होता है EAF माइनस EAB। इस बार उल्टा हो गया, ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, यानी इस बार कम माइनस ज्यादा हो रहा है, कम माइनस ज्यादा। अब कम में से ज्यादा घटाते हैं तो अपने को पता है चीजें कैसी आती है, निगेटिव। अरे सिंपल सी बात है, अगर आपको कहा जाए 2 में से 5 घटाइए, आप भी सोचेंगे क्या बोल रहे हैं, 2 में से 5 मतलब सिंपल सी बात है, माइनस में चीजें आ जाएंगी, माइनस का 3 आएगा ना, उस केस में 2 में से 5 घटाएंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निगेटिव। और इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या आ जाएगी, रिवर्सिबल यहाँ से रिवर्सिबल बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है? तो आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, ये चीज हमको ये भी दिख रहा है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट के केस में क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर देखो उल्टा था, यहाँ पर जस्ट उल्टा है। तो ये ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बहुत अच्छे से, मैंने पूरी ट्राई करी समझाने की। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से रिमाइंड करके देखेंगे। आर यू वेटिंग? तो अभी हम लोग एक आर्हेनियस इक्वेशन बची है, इसको और कंप्लीट करते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को लगभग खत्म करने पे आते हैं। सो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस वाज अ साइंटिस्ट, आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी जिसका नाम पड़ गया आर्हेनियस इक्वेशन। कभी हम लोग के नाम पे कभी इक्वेशन नहीं बनेगी, रितेश नाम से कभी कोई इक्वेशन नहीं बनेगी, ना राहुल नाम से बनेगी। जितनी इक्वेशन बनेंगी सभी फॉरेन कंट्री वाले हैं, सब ले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने कौन सी इक्वेशन दी अपनी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। इन्होंने इक्वेशन दी थी k इक्वल टू a e की पावर माइनस का EA अपॉन RT। इन्होंने ये अपना कॉन्सेप्ट दिया, ये इक्वेशन दी जिसको हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि हम इनके जो यहाँ पर हमको दिए हैं इनके बारे में बात करें तो इनको बोलते क्या हैं। तो सबसे पहले k जो है, k को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। k हमारे पास रेट कांस्टेंट है। इसके अलावा a जो है इसको हम बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या बोलते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्लियर? इसी को हम लोग आर्हेनियस कांस्टेंट बोलते हैं। और लगा के आप ये भी बोल सकते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट, ये भी इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर हम बात करें ये क्या है, ये हम इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और आर हमारे पास क्या है? आर हमारे पास गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। आर हमारे पास गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम लोग टी लेंगे 8.314 करके, है ना, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टी की। तो टी हमारे पास क्या है? टी हमारे पास टेम्परेचर है। तो इतनी चीजें अपने को इस इक्वेशन से अभी तक पता होनी चाहिए। अब इस इक्वेशन में हम लोग कुछ क्या करेंगे, कुछ एप्लीकेशंस इसके देखेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें ln लेंगे, यानी कि टेकिंग ln इन बोथ साइड। ln मैंने बता रखा है, ln एक ऐसा लॉग होता है, जिसका बेस क्या होता है? 10 बेस e होता है ना। ln एक ऐसा लॉग होता है जिसका बेस e होता है, और इनमें और एक और लॉग होता है जिसका बेस 10 होता है, उसमें रिलेशन होता है कुछ यूं, क्योंकि यूज करेंगे इसलिए बता रहे हैं। log x टू द बेस e, इसी को हम लोग ln s भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग log, एक ऐसा log ln होता है जिसका बेस e होता है, और उसमें अगर आपको बेस 10 लगाना है तो उस केस में आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जो है नियतांक बोलते हैं, बेसिकली वेग स्थिरांक बोलते हैं। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इसको आर्हेनियस नियतांक बोलते हैं। ये सक्रिय ऊर्जा है, ये गैस नियतांक है, और ये हमारे पास क्या है? टेम्परेचर है। अब यहाँ पर ln लेते हैं, टेकिंग ln इन बोथ साइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ln k इक्वल टू क्या हो जाएगा? ln a e की पावर माइनस का e अपॉन RT। सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन में मैंने ln ले लिया है और यहाँ से ln k इक्वल टू ये हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी होगी कि log mn, जो log mn होता है, क्या होता है? log m प्लस log n होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर दो चीजें, अगर आप लॉग में दो चीजें मल्टीप्लाई में है तो आपस में अलग अलग लॉग लगा के प्लस में हो जाती है, log m प्लस log n हो जाता है। यानी ध्यान से देखिए, अगर इसको m माने और इस पूरी क्वांटिटी को n माने तो log mn ही तो लिखा हुआ है, यानी अलग अलग कर लेंगे हम। ln k इक्वल टू ln a प्लस ln e की पावर माइनस का e अपॉन
आर टी। समझ में आ रहा होगा, अलग अलग हमने ले लिया। अब आपको पता है इन सबका बेस कितना होगा, ई होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहां से हम इस तरीके से देते हैं। अब देखिए ln k टू द बेस ई यहाँ पे हो जाएगा ln a टू द बेस ई। अच्छा ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जो अगर बेस और ये चीज अगर सेम हो जाती है, अगर ये भी ई है ये भी ई है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यानी इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब आपको पता होना चाहिए कि ये चीज 1 हो गई, तो बचा क्या हमारे पास, ये हमारे पास बचा केवल ई ए अपॉन आर टी, वो भी कहेगा माइनस का, तो माइनस का ई ए अपॉन आर टी। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी होगी कि इस तरीके से कोई इक्वेशन होती है जो अपने को पता होनी चाहिए। ठीक, अजीब सा बन गया है, लेकिन आपको ध्यान देना है किस तरीके से हमने लिखा हुआ है, एक एक चीज ध्यान देनी है। ln k टू द बेस इक्वल टू ln a टू द बेस ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग देख चुके हैं, अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करना क्या है, ln और उसमें रिलेशन होता है 2.303 log k टू द बेस 10 इक्वल टू log, है ना, यहाँ से फिर से हम लोग 2.303 मल्टीप्लाई कराएंगे, 2.303 log a टू द बेस 10, यहाँ से माइनस का e अपॉन आर टी। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में 2.303 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा, log k टू द बेस 10 इक्वल टू log a टू द बेस 10 माइनस का e अपॉन 2.303 इंटू में आर टी। क्लियर है यहाँ तक। तो आई थिंक ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू हम लोग ग्राफ सीखेंगे। तो ग्राफ हम लोग यहीं पे देखे दे रहे हैं, बाद में देखने से अच्छा है यही ग्राफ यहीं पे अभी देख लेते हैं। अगर हम लोग क्या करें, ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, एक हमारे पास ग्राफ है log k टू द बेस 10 और हम लोग 1/t के बीच में ग्राफ ध्यान देखिए। अगर उसको y माने, इसको हम c माने और इसको क्या माने, mx माने। x क्या है, x हमारे पास 1/t है, यानी कि हम लोग जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, y हमारे पास ये पूरी क्वांटिटी हो गई, x हमारे पास इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1/t को पूरा क्या मानना है, x मानना है। स्लोप हमारे पास साफ साफ दिख रहा है, स्लोप पूरा ये हो जाएगा माइनस का e अपॉन 2.303 बटे r, और ये हमारे पास c की वैल्यू हो जाएगी। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, और अपने को पता है जब भी स्लोप नेगेटिव होता है तो पिछले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा इस तरीके से ग्राफ बनता है। और ये थीटा यानी कि m बराबर जो हमारे पास स्लोप हो जाएगा वो माइनस का e अपॉन 2.303 इंटू में r हो जाएगा। अच्छा ये जो वैल्यू हो जाएगी ये किसके बराबर हो जाएगी भाई, ये c इंटरसेप्ट हो जाएगा log a टू द बेस 10, ये वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं log k टू द बेस 10 और 1/t के बीच में, इस तरीके से y बराबर mx प्लस c, जो कि मैथ के कॉन्सेप्ट हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक हम लोग को डेरिवेशन इसमें और करना है, और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम लोग उसी के आगे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए सपोज करिए हमारे पास टेम्परेचर T1 है और हमारे पास जो वेलोसिटी कांस्टेंट है वो क्या है, K1 है, और टेम्परेचर T2 है, वेलोसिटी कांस्टेंट क्या है, K2 है। T2 की वैल्यू T1 से बड़ी है और K2 की वैल्यू K1 से बड़ी है, ऐसा कुछ है, टेम्परेचर T2 T1 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी हम लोगों ने इक्वेशन क्या लिखी थी, log k टू द बेस 10 इक्वल टू log a टू द बेस 10 माइनस e अपॉन 2.303 r इंटू में t, यही हम लोगों ने किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, k की जगह k1 कर रहे हैं और t की जगह t1 कर रहे हैं, बाकी पूरा सेम कर रहे हैं, यानी कि log k टू द बेस 10 k1 टू द बेस 10 इक्वल टू log a टू द बेस 10 माइनस का e अपॉन 2.303 r इंटू में t1। ध्यान से देखिए क्या किया हमने भाई, अगर टेम्परेचर T1 है तो हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट K1 है, तो यहाँ पे T1 धर दिया, यहाँ पर K1 धर दिया। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, log K2 टू द बेस 10 इक्वल टू log A टू द बेस 10 माइनस का E अपॉन 2.303 इंटू में R इंटू में T2। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यानी कि सब्ट्रैक्टिंग सेकंड माइनस फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड माइनस फर्स्ट। तो यहां से क्या हो जाएगा, जैसे सेकंड में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log k2 टू द बेस 10 माइनस log k1 टू द बेस 10 इक्वल टू, अब ध्यान रखिएगा जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये चीज पहले होगी, ये चीज बाद में होगी, तो ये चीज प्लस की अगर घटाएंगे तो ये चीज माइनस की कैंसिल हो जाएगी, और ये चीज यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लिख के बता दे रहे हैं पूरा, log a टू द बेस 10, इसको पहले लिखेंगे माइनस का e अपॉन 2.303 इंटू में r इंटू में t2। देखिए अब ये जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये चीज प्लस की तो क्या हो जाएगी, माइनस की, log a टू द बेस 10। ठीक, और ये चूंकि माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस ये अपॉन 2.303 r इंटू में t2। अब ध्यान देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, ये से ये कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, और इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पहले लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। तो
यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग, ध्यान से कि प्रॉपर्टी लग रही log m माइनस log n की। एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर log m माइनस log n हो तो क्या होता है, log m अपॉन n होता है। क्लियर है बात? तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको m मान लेंगे, इसको n मान लेंगे, यानी कि log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, यानी m की वैल्यू कितनी है, k2 है, और n की वैल्यू कितनी है, k1 है। तो k2 अपॉन k1 टू द बेस 10 इक्वल टू, इस चीज को पहले लिख ले रहे हैं, इस चीज को बाद में, यानी ये अपॉन 2.303 r इनटू में t2। अच्छा देखिए, अगर हम बात करें, इसको ध्यान से देखिए, जितना पूरा पोर्शन कॉमन आ रहा है दोनों में, तो अगर ये पूरा पोर्शन कॉमन आ रहा है, इसमें गलती करती है, यहाँ पे t1 होगा, तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, 1/t2 माइनस 1/t1। क्लियर है? तो यहां से अपने पास एक डेरिवेशन टाइप का हो गया, जो कि आपको ध्यान रखना है क्या, कि log k2 upon k1 to the base 10 equal to EA upon 2.303 r 1/t2 minus 1/t1। ये तरीका है जो हम लोग इस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें हम लोगों को क्वेश्चन भी करना होगा, तो अगले लेक्चर में आने वाले एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन ही करने वाले। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अब इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को भी क्या करें, प्रेस करें। और लगातार हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, काफी मजा आ रहा है। 8 पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, और अभी भी हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे जाएंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन को बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। तो बस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।